आज हम क्लास 10th का 2022 में आया पेपर विषय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एंड आईटीएस के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुत ही ध्यान से करना, ये 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वप्रेरणा के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो स्वप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाहरी प्रेरणा। तो ये आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, स्वप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक बाहरी प्रेरणा, दूसरी आंतरिक प्रेरणा। जिसमें बाहरी प्रेरणा का जो एग्जाम्पल होगा, जैसे पुरस्कार दिया जाता है आपको, बाहर से प्रेरणा दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, और आंतरिक प्रेरणा आपको प्यार किया जाता है या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें आप, सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। तो सफल उद्यमी क्या होता है? तो सफल उद्यमी की क्या क्या विशेषता होती है कि जो उत्तर संख्या 2 में देखें, जिसमें पहला है दृष्टि। सफल उद्यमी में जो वो भविष्य में क्या हासिल करना चाहता है, इसकी क्या मानसिक छवि होती है, वे रुझान और अनुमान लगाते हैं और बाज़ार में कमियों को पहचानते हैं। तो ये उनकी दृष्टि होती है कि बाज़ार में क्या कमियां आ रही है, क्या कौन सा उनको व्यवसाय स्टार्ट करना चाहिए, तो उनकी दृष्टि होती है पहली विशेषता। दूसरी है जोखिम लेने की उनकी क्षमता होती है, वो हर प्रकार का जोखिम ले सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं। जैसे कि सफल उद्यमी सोच समझ कर जोखिम उठाते हैं और अनिश्चित समय में कठिन फैसले लेते हैं। तो नेक्स्ट इसकी विशेषता ये हो गई। उससे नेक्स्ट देखते हैं अनुशासन। अनुशासन, सफल उद्यमी अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं। वे उन विकर्षणों को दूर करते हैं जो उनके काम को बाधित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता के लिए देखते हैं, नई चीज़ें सीखने की इच्छा। सफल उद्यमी नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी उपलब्धियों को आराम नहीं करते, उपलब्धियों का नहीं करते और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से डरते नहीं हैं। सेफ जोन से बाहर निकलने से वो नहीं डरते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। सफल उद्यमी आशावादी सोच रखते हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सबको इनके पॉइंट का मैंने ब्रीफ किया है, पर आपको जब क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन का आंसर जब 1 नंबर का हो, तो आपको सिर्फ उनके ये पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे दृष्टि, दूसरा जोखिम लेने की क्षमता, तीसरा अनुशासन, नई चीज़ें सीखने की इच्छा और आत्मविश्वास। सिर्फ आपको इनके नाम लिखने हैं। इनका मैटर जब 3 या 4 नंबर क्वेश्चन हो तो इनके अंदर का मैटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रचनात्मकता। नेक्स्ट है उत्पाद या सेवा का ज्ञान, जिसमें सफल उद्यमी को अपने उत्पाद या सेवा की जानकारी में निपुणता होती है। इससे उन्हें बिक्री करने, ग्राहक सेवा देने और बाज़ार में अलग होने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्थायी विकास का महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्थायी विकास का क्या महत्व है, लिखिए। ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको क्या लिखना है। स्थायी विकास यानी सतत विकास का महत्व इस प्रकार है। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने का एक सिद्धांत है। ठीक है, ये भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास का मकसद समाज की ऐसी स्थिति बनाना है जहां प्राकृतिक व्यवस्था की अखंडता और स्थिरता को कम किए बिना मानव की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों का एक साथ काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा क्या कह रहा है। गैर मौखिक संचार के प्रकार लिखें। ठीक है, संचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक संचार, एक होता है गैर मौखिक संचार, जिसे बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका क्वेश्चन का 2 नंबर का इसका मार्क्स का है, 2 नंबर का मार्क्स का है। तो इसको कैसे लिखना है, देखो उत्तर संख्या 4। गैर मौखिक संचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक भाषा, जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज से आप यूज़ करते हैं, किसी को बताते हैं, जैसे इसमें चेहरे के भाव, हाव भाव, मुद्राएं और शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, स्वर और निशब्दता, इसमें न्यूनतम मौखिकरण और मौन भी शामिल है।
दिखावट, इसमें कपड़े, हेयर स्टाइल और व्यक्तिगत सौंदर्य शामिल है। अगला है आंखों से आंख मिलान करना, जैसे आई कांटेक्ट बहुत जरूरी, जिससे आप बात करते हो उसकी आंखों में आंखें मिला के आप बात के आई कांटेक्ट बन रहता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप साइड में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो ये गैरमुखी को बाधित करता है। ठीक है, संचार को क्या करता है, बाधित करता है। इससे दिलचस्प, ध्यान और प्रभुत्व और शत्रुता का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श यानी टच। इसमें पीठ पर थपकी, मजबूती से हाथ मिलाना, ठीक है, यानी अलिंग संबिन है। नेक्स्ट है शारीरिक मुद्रा। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। नेक्स्ट है इशारा, भी गैर मौखिक में आता है। आप किसी को अंगूठा दिखा सकते हो, कोई लाइक का थंब हो सकता है, कोई लूज़र का थंब हो सकता है, तो ये भी इशारे वाले गैर मौखिक संचार का एक हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपने। कंप्यूटर की देखभाल हेतु मूल सुझाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंप्यूटर की देखभाल हेतु मूल सुझाव क्या है। तो आप कोई भी सुझाव देख सकते हैं, इसमें 3 से 4 पॉइंट मैंने ज़्यादा लिखा है ताकि आप कोई भी पॉइंट याद कर सकते हो। तो पहले देखते हैं उत्तर संख्या 5 का। कंप्यूटर की देखभाल के लिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर को सही जगह पर रखें, कंप्यूटर को ज़्यादा गर्मी या नमी वाली जगह पर न रखें, इसे सीधे धूप या तरल पदार्थों से दूर रखें। नेक्स्ट है कंप्यूटर को साफ रखें, कंप्यूटर धूल, मिट्टी, कंकड़ और अवशेषों से कि बचाएं। कीबोर्ड, वेंटर्स और स्क्रीन को साफ करना सीखें। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था और 2022 में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, इसी प्रकार से आप सारे सॉल्यूशन कर लोगे, जैसे 2023 का पेपर, 2024 का पेपर और 2021 का और 2020 का। तो पिछले 5 साल के पेपर आप सॉल्यूशन कर लोगे तो आप वही क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, तो आप अपनी स्टडी को बहुत भी मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर सही तरीके से बंद करें, पावर बटन को लंबे समय तक दबाकर कंप्यूटर बंद न करें। ठीक है, कंप्यूटर पर ज़्यादा प्रोग्राम न चलाएं, एक साथ ज़्यादा प्रोग्राम चलाने से रैम और प्रोसेसर पर लोड पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें, नियमित रूप से ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखें। कंप्यूटर पर काम करने से बार बार ब्रेक लें, लगातार कंटिन्यू कंप्यूटर पर ना बैठें। ठीक है, कुछ ब्रेक लेना चाहिए आपको 5 या 10 मिनट का। कंप्यूटर को सुरक्षित रखें, डिवाइस की निर्माता, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाता से अनुशंसित अपडेट डाउनलोड करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पायर सॉफ्टवेयर और फायरवॉल का इस्तेमाल करें, जिससे भी कंप्यूटर की सुरक्षा हो सकती है। डाउनलोड फोल्डर को खाली करें, हाल ही में डाउनलोड की गई फाइलों को उनके उचित फोल्डर में रखें। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट क्या होते हैं, तो आप देखते हैं संख्या, उत्तर संख्या 6। टेम्पलेट एक रूप, सांचा या पैटर्न होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को बनाने के लिए गाइड के तौर पर किया जाता है। टेम्पलेट का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है, जैसे कि दस्तावेज बनाना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, स्वेटर बुनना। टेम्पलेट के कुछ और उदाहरण दे ये रहे हैं, तो अपन को ये सब इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, यहाँ पे बताया गया टेम्पलेट क्या है, पर अपन कंप्यूटर लैंग्वेज में टेम्पलेट का यूज़ करना सीखना है। जैसे वर्ड में टेम्पलेट दस्तावेज के प्रकार देखो, ठीक है, इसका इस्तेमाल किसी दस्तावेज को बनाने के लिए टेम्पलेट में पहले से पृष्ठ, लेआउट, फॉन्ट, मार्जिन या शैलियाँ होती है। तो अपन को टेम्पलेट को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें वर्ड टेम्पलेट एक दस्तावेज का प्रकार है जिसका इस्तेमाल आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। वर्ड में टेम्पलेट एक दस्तावेज प्रकार है जिसका इस्तेमाल किसी दस्तावेज को बनाने के लिए किया जाता है। टेम्पलेट में पहले से ही पृष्ठ, लेआउट, फॉन्ट, मार्जिन और शैलियाँ होती हैं। टेम्पलेट का इस्तेमाल वीडियो बनाने में भी किया जा सकता है। टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एक समान दिखने वाले वीडियो बनाए जा सकते हैं। टेम्पलेट का इस्तेमाल ब्रांडिंग में भी किया जाता है। टेम्पलेट का इस्तेमाल करके सभी मार्केटिंग सामग्रियों के डिज़ाइन मानकों का पालन किया जा सकता है। तो ये टेम्पलेट है, क्या है ये बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक स्टाइल को अपडेट करने के चरणों को लिखिए। अब एक स्टाइल को अपडेट किस में करना है अपन को, वर्ड में, ठीक है।
तो उत्तर संख्या 7 देखें। होम टैब पर शैलियाँ समूहों में उस शैली को राइट क्लिक करें। ठीक है, जो होम टैब होता है वर्ड के अंदर इसमें समूह ग्रुप बने होते हैं, तो उस शैली पर राइट क्लिक कर लें। ठीक है, जिस पर आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, और फिर चयन से मिलान करने के लिए शैली का नाम लिखें। जो आप उस शैली का नाम रखना चाहते हैं, आप अपने नाम भी लिख सकते हैं। अपडेट पर क्लिक करें। ध्यान दें, आपके द्वारा बदली गई शैली वाले सभी पार्ट आपके द्वारा परिभाषित नई शैली में मेल खाने के लिए स्वचालित रूप से बदल जाएंगे। तो ये टेम्पलेट शैली बदल सकते हैं, आप स्टाइल शैली बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। किसी भी इमेज को रीसाइजिंग कैसे करते हैं? रीसाइज करना किसी भी इमेज को तो अपने वर्ड में देखेंगे। ठीक है, वर्ड में इमेज को रीसाइज कैसे करें? तो उत्तर संख्या 8। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी इमेज का आकार बदलने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले उस इमेज पर क्लिक करें जिसका आकार बदलना है। इमेज का आकार बदलने के लिए साइजिंग हैंडल को खींचें। जो इमेज आप डालते हो उसके किनारों पे एक साइजिंग हैंडल्स होते हैं बने हुए। ठीक है, उनको आप कीबोर्ड माउस की सहायता से ड्रैग करके यानी खींच सकते हो। केंद्र को एक ही जगह पर रखने के लिए साइजिंग हैंडल को खींचते समय कंट्रोल बटन दबाए रखें। ठीक है, आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है। अनुपात बनाए रखने के लिए साइजिंग हैंडल पर खींचते समय शिफ्ट दबा कर रखें। अनुपात बनाए रखने के लिए, अनुपात मतलब कि एक साइज में सब एक साथ में बढ़े। ठीक है, इमेज के सारे कोनों के साथ एक साथ बढ़े। अनुपात बनाए रखने के लिए केंद्र को एक ही जगह पर रखने के लिए साइजिंग हैंडल को खींचते समय कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा कर रखें। एक साथ कहीं इमेज का आकार बदलने के लिए कंट्रोल दबा कर रखते हुए इमेज को चुनें। आपके जो कंप्यूटर वाले टीचर हैं वो आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। इमेज का आकार मैन्युअली रूप से भी बदला जा सकता है। इसके लिए इमेज पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट यानी ऑब्जेक्ट टाइप पर क्लिक करें। इसके बाद आकार टाइप पर क्लिक करें और स्केल के तहत इमेज का आकार बदलने के लिए मूल ऊंचाई या चौड़ाई को प्रतिशत में दर्ज करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया अपन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेबल कंटेंट की क्या आवश्यकता है? तो टेबल कंटेंट की आवश्यकता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। किसी दस्तावेज में टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे बोलते हैं TOC यानी विषय सूची, शामिल करने की ज़रूरत इसलिए होती है जब भी आप देखते हो आपकी बुक में टेबल दी होती है स्टार्टिंग में, उसमें लिखा होता है कौन से पेज नंबर पे क्या है, कौन सा लेसन है। क्योंकि इसको पाठकों की सामग्री में नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेसन है, तो आसानी होती है उसमें जाने। अपने से टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, ऐसे आपकी बुक में होता है। विषय सूची में पाठकों को सामग्री से अलग अलग हिस्सों में आसानी से नेविगेट करने में मदद मिलती है। इससे पाठकों को ज़रूरी जानकारी जल्दी मिलती है। उन्हें प्रासंगिक अध्यायों व अनुभागों को खोजने में कम समय लगता है। विषय सूची में पाठकों की पुस्तक का अवलोकन मिलता है। इससे पाठकों को क्रम या बोध होता है और पूरी पुस्तक व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट है, विषय सूची से पाठक किसी भी खास खंड या अध्याय को पढ़ने के लिए उस पर पृष्ठ को सीधे जा सकते हैं। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब जान चुके होंगे कि क्या काम आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है? हम रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें? ठीक है, डॉक्यूमेंट रिव्यू होता है क्या है और तैयार कैसे करें? तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दस्तावेज लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में। ठीक है, दस्तावेज समीक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज में संशोधन के लिए समीक्षकों से फीडबैक लिया जाता है। ये दस्तावेज सटीकता और गुणवत्ता को बढ़ाता है। दस्तावेज समीक्षा, रिव्यू बोलते हैं इसको, समीक्षा को के लिए दस्तावेज का समझना और समझना, प्राथमिक दर्शकों की पहचान करना और पठनीयता का मूल्यांकन करना होता है। दस्तावेज समीक्षा के लिए चेकलिस्ट बनाई जाती हैं जिसमें वे आइटम शामिल होते हैं जिन्हें हर समीक्षक को देखना चाहिए। दस्तावेज समीक्षा चेकलिस्ट में ये तत्व शामिल होने चाहिए जैसे कि दस्तावेज का परियोजना का नाम, दस्तावेज या परियोजना प्रयोजक, कार्य प्रवाह, समीक्षक को किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, दस्तावेज में लक्षित दर्शक,
दस्तावेज का लक्ष्य है। तो ये चीज़ शामिल है। नेक्स्ट संख्या उत्तर 11 देखते हैं अपने। वेब पेज से डेटा को स्प्रेडशीट में एक्सट्रैक्ट करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखो, वेब पेज से डेटा स्प्रेडशीट एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वेब पेज से डेटा को स्प्रेडशीट से एक्सट्रैक्ट करने के फ़ायदे हैं जैसे कि समय और ऊर्जा की बचत होती है, मैनुअल रूप से कॉपी पेस्ट करने की से बचाए, ठीक है, स्वचालित बोट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, डेटा अप टू डेट रहता है, इससे बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप से डेटा को अप टू डेट रखा जा सकता है, मैनुअल यानी हाथों से ये बिना काम, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित होती है, RPA उपकरणों में अक्सर सुरक्षा सुविधा होती है जैसे कि इनक्रिप्टेड कंडीशनल और सुरक्षित डेटा हैंडलिंग, अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण, RPA उपकरणों को कई तरह से प्रणालियों और एप्लीकेशन से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, लॉगिंग और रिपोर्टिंग की सुविधा, RPA उपकरणों से वेब स्क्रैपिंग प्रोसेस की निगरानी की जा सकती है, रख रखाव में आसानी, RPA रख रखाव में आसानी, हो जाती है। RPA स्वचालन को बनाने के लिए कम कोड बिना कोड वाला दृष्टिकोण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक तालिका टेबल में एक प्राइमरी की को परिभाषित करने के चरण लिखें। एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, ठीक है, तो फर्स्ट जो की होती है वो प्राइमरी की होती है, उसको परिभाषित करने वाले देखो, किसी भी तालिका में प्राथमिक कुंजी या प्राइमरी की बोलते हैं जिसको को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक कुंजी यानी इसको प्राइमरी की बोलेंगे। प्राथमिक कुंजी एक फील्ड या फील्डों का समूह होता है, इसमें मौजूद मान पूरे टेबल में अद्वितीय होते हैं। ये रिकॉर्ड में कुंजी के लिए अलग मान होता है। किसी भी टेबल में सिर्फ एक प्राथमिक कुंजी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है किसी भी टेबल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1-to-1 संबंध में और 1-to-many संबंध में अंतर और उदाहरण सहित बताइए। जो रिलेशन बता रखा है 1-to-1 और 1-to-many, एक से एक से कई, ठीक है, इसमें ये 1-to-1 1-to-many डेटाबेस में होता है, रिलेशन डेटाबेस बोलते हैं इसको। रिलेशन डेटाबेस में एक से एक और एक से कई संबंध में अंतर इस प्रकार है। एक से एक संबंध में एक डेटा मान में केवल एक ही संबंध तत्व होता है, वे कई से कई संबंध में किसी भी संख्या में संबंध तत्व हो सकते हैं। एक से एक संबंध में एक तालिका में एक रिकॉर्ड को दूसरी तालिका में एक रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाता है, वहीं एक से कई संबंध में एक तालिका में एक रिकॉर्ड को दूसरी तालिका में कई रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। अब इनके उदाहरण देख लो। कार डेटाबेस में एक मालिक को 0, 1 या कई कारों से जोड़ा जा सकता है, ये 1-to-many, ठीक है, जबकि प्रत्येक कार अधिकतम एक मालिक से जुड़ी होती है, तो many-to-one, ठीक है। प्रत्येक ग्राहक के पास कई बिक्री ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 1-to-many। पर उपयोगकर्ता के पास कई फ़ोटो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक फ़ोटो का स्वामित्व केवल एक उपयोगकर्ता ही कर सकता है, तो 1-to-1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14। बेसिक ड्राइंग शेप को इमेज डालने की चरण लिखिए। तो बेसिक ड्राइंग शेप की जो इमेज डालनी है तो वर्ड में, तो आप 14 नंबर क्वेश्चन खुद सर्च करके लिखें। वर्ड में कैसे आप डालोगे बेसिक ड्राइंग की शेप, इमेज इंसर्ट में जाके, ठीक है, फिर शेप वाला ऑप्शन में जाके फिर आप शेप डालोगे ना, तो वो सारे चरण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 घर से करना है आपको, को सॉल्व करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने
21 का पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।